जय हिंद साथियों, मैं सावन प्रजापत आपके सामने जय हिंद इंडियन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हम क्लासेस लेने वाले हैं, तो आज हमारी पहली क्लास है और हम इस क्लास में बताने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको भारतीय संविधान को यदि समझना है तो उसके संवैधानिक जो ढांचा है, क्या हुआ था ऐसा कि हमें संविधान की जरूरत पड़ी और संविधान क्या है। सबसे पहले तो बात यही आती है कि संविधान क्या है, इसे बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, कौन सी समितियां ऐसी थी जिनने भारत के संविधान को बनाया। बहुत सारी ऐसी रूपरेखा है जिसके द्वारा हम भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान कहाँ से आया और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने एक तर्क आते हैं, तो हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो क्या आता है। सबसे पहले यदि हम बोले तो पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटी आता है। सबसे पहले क्या आता है, पॉलिटी। पॉलिटी का क्या अर्थ होता है, राज व्यवस्था। क्या अर्थ होता है इसका, राज व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था होगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर क्या आता है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इसका अर्थ होता है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, क्लियर हुआ। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या आते हैं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आती है, राजनीति जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, राजनीति, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं दोस्तों, संविधान। इन चारों शब्दों को हम बढ़िया से समझेंगे और इसके बाद ही हमें आगे पता चलेगा कि क्या होता है भारतीय संविधान। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स। इनमें तीनों में यदि हम देखें दोस्तों तो तीनों में एक ही शब्द हमको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। एक शब्द ऐसा है जो कि तीनों में हमें यूज करने को मिल रहा है, वो शब्द क्या है, पोलिस, ठीक है। क्या है, पोलिस, ठीक है। तो पोलिस शब्द है। पोलिस शब्द को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिक्स में भी आ रहा है, पॉलिटिकल में भी आ रहा है और पॉलिटी में भी आ रहा है, ठीक है। ये तीनों शब्दों में क्या हो रहा है, एक कॉमन शब्द आ रहा है, ठीक है, पोलिस। तो जिसका अर्थ क्या होता है, पोलिस का अर्थ होता है किसी भी राज्य को दर्शाता है या फिर किसी शहर को दर्शाता है। तो सीधी सी बात है, या तो ये इससे बोल सकते हैं हम कोई स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं इसे सिटी, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है। तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स है, ये तीनों में एक ही शब्द हमें कॉमन मिल रहा है, पुलिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं या फिर हम शहर बोलते हैं, ठीक है। आगे यदि हम जानकारी लेंगे पुलिस कहाँ से आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे तात्पर्य आते हैं कि भाई ये कहाँ से आया। हमने जान लिया कि पॉलिटी में से पुलिस निकाला, पॉलिटिकल में से पुलिस निकाला, पॉलिटिक्स में से हमने पुलिस निकाला, लेकिन ये शब्द आया कहाँ से और इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी। तो हमको पुराने समय में थोड़ा जानने का प्रयास करना पड़ेगा। पुराने समय में आपने देखा होगा, भविष्य की भूतकाल की बात कर रहा हूं मैं, जब कोई इंसान आया होगा आदि मानव वगैरह, तो उसे पहले से थोड़ी पता था कि ये मेरा राजा है या फिर बोल सकते कि ये मेरा प्रधानमंत्री। बहुत सारी उसके सामने कठिनाई वाला मतलब एक शब्द था, बोल सकते बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे द्वारा उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे जैसे क्या हुआ, सबसे पहले जनसंख्या बढ़ने लगी। अब ऐसा ही तो हुआ नहीं कि एकदम से पूरे लोग आ गए, आराम से आएंगे, धीरे धीरे कोई एक आया, दो आया, ऐसे करते करते एक बहुत बड़ी धीरे धीरे एक जनसंख्या बढ़ने का प्रयास हुआ, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ने लगी, ऐसे जनसंख्या बढ़ती बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई। अब जनसंख्या हो गई तो सबसे पहले हमारे पास शब्द क्या आता है, जनसंख्या। सबसे पहले तो हमको जनसंख्या को ही समझना थी। तो जनसंख्या का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि जहां पर भी जनसंख्या, जहां पर एक या एक से अधिक लोगों का क्या हो जाए, जमावड़ा इकट्ठा होते जाए, धीरे धीरे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलते जाएंगे। एक समय के साथ में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। मतलब अलग अलग लोगों की, जन की संख्या, मतलब जो आम व्यक्ति है उसकी क्या हो, संख्या बढ़ने लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। तो पहला कारक क्या हो जाता है, जनसंख्या, ठीक है। अब ये जनसंख्या यदि हो रही है तो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा जनसंख्या का। अब जनसंख्या यदि बढ़ती जाएगी तो क्षेत्रफल का सीधी सी बात है कि बढ़ता जाएगा। जिस गांव में 10 लोग रह रहे हैं वहां पर 100 लोग रहेंगे, तो जनसंख्या बढ़ना तो, और बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ना तो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि जनसंख्या आ गई, जनसंख्या के बाद में क्षेत्रफल आ गया, तो अभी क्षेत्रफल जो है, इतना सारा क्षेत्रफल बढ़ते बढ़ते जा रहा है, सीधी सी बात है। अब क्षेत्रफल यदि बढ़ते बढ़ते जा रहा है दोस्तों और जनसंख्या बढ़ रही, तो इसके लिए किसी भी सरकार की जरूरत तो पड़ेगी, सीधी सी बात है। भाई कोई तो ऐसा व्यक्ति होना जिसके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाए, नहीं तो कोई भी सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ भी कार्य करने लग जाएंगे, जिससे समस्या किसको बढ़ेगी, इस जनसंख्या को बढ़ेगी। इससे क्या होता है कि सरकार बनाई जाती है। क्या होता है, सरकार बनाई जाती है। सरकार बनाई जाती है। सरकार के द्वारा क्या होता है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार क्या मिलते हैं,
उसके जितने भी हक होते हैं वो क्या मिलते हैं, सरकार के द्वारा उससे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए सरकार की जरूरत पड़ती है। और इस सरकार को चुनता कौन है, ये जनसंख्या चुनती है। इनके हिसाब से मतलब बोलते हैं कि इस गांव का सरपंच बन जाएगा, इस गांव का उप सरपंच बन जाएगा, इस गांव का मंत्री बन जाएगा। ऐसा अलग अलग क्या होता है, जनसंख्या के द्वारा चुना जाता है। या फिर पुराने समय में यदि बात की तो क्या चलता था, राजा महाराजाओं का सिस्टम चलता था। तो उस समय में राजा और महाराजाओं को चुना जाता था, जो कि परंपरावादी और रूढ़िवादिताओं पर कार्य करते थे। जो कि यदि मान लो मेरा बेटा राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, और मैं राजा हूँ, और मेरा पिता भी राजा था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि लगातार जो रूढ़िवादिता है, ये परंपरावादी, यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि इसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है। इसलिए तो पुराने समय में देखा जाए तो बहुत सारे राजाओं को अयोग्य घोषित किया जाता था। उसका रीजन यही होता था दोस्तों कि उनके अंदर क्षमता नहीं होती थी जनसंख्या के ऊपर राज करने की, इसलिए उनको अयोग्य शासक बोला जाता था। ठीक है, तो तीसरा नंबर आता है सरकार का, और चौथा नंबर आता है संप्रभुता का। यदि संप्रभुता का, यदि आपके पास जनसंख्या है तो संप्रभुता का होना भी लाजमी है। संप्रभुता का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता से, कि स्वयं की इतनी प्रभुता हो जाती है कि उसे किसी व्यक्ति से और से जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर संप्रभुता का अर्थ वही निकलता है दोस्तों। और संप्रभुता के बहुत सारे अर्थ अलग अलग होते हैं दोस्तों। संप्रभुता के बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको जब संविधान का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसमें मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। तो इतना आपको समझ में आया कि यदि हमें पोलिस शब्द आया तो पोलिस शब्दों को चलाने के लिए, फिर बोल सकते कि पोलिस शब्द की निर्माण कहाँ से हुआ, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास में जानने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतिहास में मैंने बताया कि भाई आदि मानव आए, तो आदि मानव ऐसा थोड़ी कि इकट्ठे आ गए थे, धीरे धीरे आने का प्रयास किया उन्होंने। एक आए, दो आए, ऐसे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो सीधी सी बात है कि भाई क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने लगा तो क्षेत्रफल के बाद में क्या हुआ कि एक सरकार की जरूरत पड़ी, एक सरकार बनी उन्होंने। सरकार की जरूरत पड़ी तो संप्रभुता भी होना जरूरी है कि किसी भी सरकार के पास में संप्रभुता होगी तो ही तो सरकार बढ़िया से चल पाएगी। तो इन चारों घटकों को यदि हम मिलाते हैं और इन चारों घटकों को जहाँ पर समावेश होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, राज्य, या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, शहर बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है कि जहां पर जनसंख्या हो, जहां पर क्षेत्रफल, जहां पर सरकार हो, जहां पर संप्रभुता निहित हो या फिर व्याप्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, राज्य बोलेंगे। क्लियर हो पा रहा है। अभी राज्य जो है, राज्य को चलाने के लिए भी तो कोई सी व्यवस्था होना जरूरी है। जैसे मैं बात करूं मेरे घर, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, यदि मेरा घर है तो मेरे घर में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि बढ़िया तरीके से घर को चला रहा होगा। यदि मैं सभी हम लोग अलग अलग चलाने लगेंगे तो घर का क्या हो जाएगा, पूरा मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा। तो एक व्यक्ति होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि उसको भी पता होता है कि पुराने समय में मेरे घर पे क्या व्यवस्था थी, उसी हिसाब से वो व्यवस्था को चलाने का प्रयास करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवस्थाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यवस्थाएं बोलते हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य की जो व्यवस्थाएं होती है, राज्य के अंदर जो भी कार्य होते हैं उनको चलाने की एक व्यवस्था, उसे हम क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्य व्यवस्था की उसको। और देखो सोचने का तर्क है कि भाई यदि ये जो राज्य व्यवस्था है इसे चलाने के लिए कोई तो ऐसे जरूरत हमको होगी जिसके द्वारा चलेगा। भी राज्य व्यवस्था डायरेक्ट तो चलना होने संभव है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या लगता है, कानून लगते हैं। क्या लगते हैं दोस्तों, कानून लगते हैं, लॉस लगते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या चलती है, राज्य व्यवस्था चलती है। क्लियर हो पा रहा है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी जो राज्य व्यवस्था है दोस्तों, ये राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारियां हासिल करना, ठीक है, और उन्हें पढ़ना, वही क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। मतलब इसके बारे में एक एक चीज की खोज करना, वो क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। भाई जैसे हमने राज्य व्यवस्था चालू कर दी तो हमें पता तो होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था है क्या, इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। उनको जानकारियों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, राजनीति विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो पा रहा है इतना। अब हम बात करें कि ये राजनीति भी समझ ली हमने, लेकिन ये राज्य व्यवस्था भी बन गई। अच्छी बात है, राज्य व्यवस्था बन गई कि कई व्यवस्थाओं को संभालना क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। लेकिन ये राज्य व्यवस्था को संभालने के लिए किन लोगों की तो जरूरत पड़ेगी, भाई लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट चलने लग जाएगी राज्य व्यवस्था, सीधे चलना संभव है क्या, नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, राजनीति की जरूरत पड़ेगी। भाई पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो पॉलिटिक्स में कौन लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पूरे देश को चलाने का प्रयास करते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे सीएम बोल सकते हैं। ऐसे सभी अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा क्या होगी, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था चलेगी। अब यदि हम बात करें कि राज्य व्यवस्था चलने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, कार्यपालिका की आवश्यकता होती है और विधायिका की आवश्यकता होती है। लेकिन देखा जाए तो ये क्या तीनों अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। ये केंद्र की अलग अलग होगी राज्य व्यवस्था,
विधायिका और कार्यपालिका केंद्र की अलग होगी और राज्य की भी अलग होगी दोस्तों। राज्य में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग होगी। और किसी भी राज्य का एक सीएम होता है, सबको पता है। किसी भी देश का एक प्रधानमंत्री होता है, सबको पता है। किसी भी देश का एक राष्ट्रपति होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इसको कोई पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए राजनीति की आवश्यकता भी पड़ती है। तो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जिन लोगों की या फिर जिन भी कार्यों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों अच्छे से? आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार पढ़िए, ठीक है। आप देखो वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको क्लियर हो पाएगा। और मैं बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके द्वारा आपको क्या होगा, पूरा क्लियर हो पाएगा। तो राजनीति जो है, राजनीति क्या होती है कि किसी भी राज्य को, राज्य व्यवस्था को चलाना ही क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। और अब हमारे पास आ रहा है सबसे लास्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, ठीक है। अभी संविधान मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा है कि राज्य व्यवस्था जो है इसके अंदर क्या होता है, लॉस, कानून होते हैं, ठीक है। कानून व्यवस्थाएं होती है अलग अलग। तो इन कानून व्यवस्थाओं को चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है। या वो बोल सकते हैं जितने भी कानून किसी किताब के अंदर तो भरने पड़ेंगे। संभव है नहीं कि मैं या फिर आपको कोई बहुत सारे कानून याद हो जाएंगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो कानून और जो कानून नियमों का एक संगठन होता है पूरा, जिसके द्वारा किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो सभी जितने भी कानून होते हैं सभी किसके अंदर समाहित होते हैं, संविधान के अंदर समाहित होते हैं। तो कानून एवं नियमों का एक ऐसा संगठन जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी देश को चलाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं दोस्तों। तो क्लियर हो पाया आपको? इतना समझ में आया क्या? एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसको हटा दूंगा पूरी तरीके से। कि सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिटी, उसके बाद में आता है पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में आता है पॉलिटिक्स और उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में हमको क्या मिलता है, पोलिस शब्द कॉमन मिलता है, जिसके द्वारा हम क्या होता है कि राज्य इसका अर्थ होता है और शहर अर्थ होता है। आप सबसे पहले समझने का तर्क ये है कि भाई पोलिस शब्द तो इसके लिए भी तो कोई निर्माण किया गया, जब तो ये पोलिस शब्द आया तो पोलिस शब्द को जानने के लिए हमने सबको कहाँ पर गए, हम पुराने इतिहास में गए। पुराने इतिहास में हम जब आते हैं तो तब हमको सबसे पहले क्या मिलती है दोस्तों, जनसंख्या मिलती है। जनसंख्या, अब जनसंख्या यदि मिल गई तो जनसंख्या मिल गई तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। क्षेत्रफल यदि बढ़ जाता है तो उसको सीधी सी बात है कि जनसंख्या को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सरकार की आवश्यकता पड़ेगी और संप्रभुता की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारा आत्मनिर्भरता, हमें किस चीज की आवश्यकता है वगैरह वगैरह, इन चीजों का जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जहां पर ये चारों घटक निहित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, राज्य या फिर शहर बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको आ भी जाता है दोस्तों कि भाई राज्य के घटक क्या है। तो राज्य के क्या कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आपको पूछा गया दोस्तों, इसलिए आपको अच्छे से समझने का जरूरत है, ठीक है। मैं आपको इसीलिए, और मैं बता दूं आपको दोस्त, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो आपने यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस हैं देख लेना, आपको कोई नहीं ऐसा पढ़ाएगा कि भाई सब लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट संविधान से स्टार्ट करते हैं। लेकिन संविधान कहाँ से आया, संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर हम मतलब क्या संविधान को पढ़ने देते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख लेना मेरा वीडियोस, और शायद ही आपको कोई सा ऐसा वीडियो मिलेगा जहां पर आपको कोई ऐसे चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये संविधान जो है, संविधान को पढ़ने के लिए पहले हमने उसकी पुरानी रूपरेखा को तो समझना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम संविधान को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर संविधान, तो संविधान को हमने पढ़ा तो संविधान क्या है। संविधान की आपको समझ में आ गया कि संविधान की परिभाषा हमने क्या बोली कि किसी भी देश में, या फिर बोल सकते हैं कि एक ऐसा बुक या फिर एक ऐसी किताब जिसके अंदर कानून और नियमों का एक ऐसा संगठन हो जिसके द्वारा किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कानूनों के द्वारा किसी भी देश को चलाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, ठीक है। अब संविधान को तो समझ लिया कि सर संविधान की परिभाषा हमको समझ में आ गई। तो संविधान क्या सिर्फ एक ही होता है सर जो लिखित होता है? नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप संविधान को समझने का प्रयास करते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों। तो संविधान को यदि हमने लिया तो संविधान क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, एक क्या होता है, लिखित संविधान, लिखित संविधान, और एक होता है दोस्तों अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, ठीक है। अभी जब हम बात करते हैं लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान कहाँ का है, तो लिखित संविधान है भारत का। कहाँ का है? भारत का, अमेरिका का, अमेरिका का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग देश हैं जहां पर लिखित संविधान चलता है, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है?
लिखित संविधान के बारे में जानकारी ली हमने। नेपाल का भी है, नेपाल का है, पाकिस्तान का है, ठीक है। इन सभी देशों में क्या चलता है, लिखित संविधान चलता है। लिखित संविधान के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि जहां पर क्या होते हैं, कानून होते हैं और नियम होते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा पूरा देश संचालित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। और वो कौन सा संविधान, लिखित संविधान। अब यदि हम बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान में क्या होता है, रूढ़िवादिताओं पर कार्य किया जाता है। रूढ़िवादिताओं पर कार्य किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं हमारे घर का, ठीक है। हमारे घर पे यदि पुराने समय से हमारे पिताजी कार्य करते आ रहे हैं, हमारे घर के मुखिया कौन है, हमारे पिताजी, तो आने वाले समय में भी सीधा सा निश्चित है कि पूरा आने वाले समय में भी घर का मुखिया कौन बनेगा, हम बनेंगे, ठीक है। या फिर किसी घर पे बोल सकते हैं कि किसी घर पे किसी महिला का हक चल रहा है, तो उसी घर में आने वाले समय में भी कोई महिला ही राज करेगी। ये होता है अलिखित संविधान, जहां पर रूढ़िवादिता और परंपराओं पर ध्यान दिया जाता है। और आज भी देखा जाए तो बहुत सारे देशों में परंपराएं आज भी चल रही है, ठीक है। परंपरावादी शक्ति को बोल सकते हैं कि जहां पर क्या होगी, परंपरावादी पुराने समय, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी क्या थे, राजा थे, क्या थे, किसी देश के राजा थे, तो अभी वर्तमान में कौन हूं, मैं राजा हूं, और आने वाले समय में भी राजा कौन बनेगा, मेरा बेटा बनेगा। और इसी लगातार पीढ़ी दर क्या होगा, यही कहीं अलिखित संविधान की वजह से चलता रहेगा। लेकिन लिखित संविधान में क्या होता है कि एक सार्वजनिक रूप से चुनाव होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं। जो व्यक्ति हमें समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति हमारे देश को बढ़िया तरीके से चला सकता है, उस देश को हम क्या करते हैं, चुनते हैं। जैसे 2019 में चुनाव हुए थे, तो हमने क्या किया था कि नरेंद्र मोदी जी को चुना था, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अभी देखा जाए तो बंगाल में चुनाव हुए, तो बंगाल में भी चुनाव हुए, तो ममता बनर्जी को लोगों ने चुना और उनको क्या करा, बहुमत से उनको जिताया, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी शक्ति होती है, जिसके द्वारा हम अपना जो राजा है उसे हम चुन सकते हैं। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि विद्रोह करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको सजा मिल जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि विद्रोह यदि आपने किया तो आपको और चुनने का अधिकार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अलिखित संविधान में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर जो उन्होंने पुराने समय से जो रीत चली आ रही वही का वही होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा खेत मेरा पिता का खेत था और मेरा खेत मेरे बच्चों को मिलेगा, ऐसे सिस्टम क्या होता है, रूढ़िवादिता या फिर बोल सकते हैं परंपरावादियों में चला है। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं कि जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि महिलाओं में पुरानी परंपरा चल रही है कि महिलाएं घूंघट ओढ़ के ही बाहर निकलती है, तो वो परंपरा आज भी चल रही है दोस्तों। तो वही बोलते हैं रूढ़िवादिता या फिर परंपरावादी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अलिखित संविधान की वजह से हो रहा है। लेकिन यदि हम लिखित संविधान में बात करें तो लिखित संविधान में महिलाओं के लिए भी क्या किया गया है, अलग अलग नियम निकाले गए कि वो उनकी जो बोल सकते हैं कि उनकी जो आजादी है उसके हिसाब से वो जी सकते हैं। उन्हें हर चीज का एक अलग अलग क्या है, आजादी मिली है। किसके द्वारा मिली है, लिखित संविधान की वजह से मिली। और अलिखित संविधान में कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पर तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तो पढ़ भी नहीं सकती महिलाएं ज्यादा, और यहाँ पर बिल्कुल जितना चाहे उतना पढ़ सकती है। यहाँ पर तो वो बहुत सारे ऐसे नियम है जिसकी वजह से महिलाओं का शोषण होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आवाज उठा सकती है महिला, क्योंकि यहाँ पर नियम और कानूनों के द्वारा किसी सजा का प्रावधान भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई सजा का प्रावधान नहीं। राजा चाहे तो बहुत सारी महिलाओं को परेशान कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई सजा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सजा है। राजा हो कि कोई भी हो, हर व्यक्ति के लिए सजा होती है। आपने सुना ही होगा बहुत सारे केसेस, ठीक है। हमारे देश में तो बाबाओं ने भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने देखा होगा, आसाराम ले लो, फिर राम रहीम ले लो, बहुत सारे बाबाओं ने क्या किया है कि महिलाओं के साथ में शोषण किया, तो उन्हें आज सजा मिल रही है, आज वो जेलों में पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर यदि राजा ने महिलाओं को परेशान किया तो भी वो उसके साथ में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद ही वो राजा है और वो खुद ही गलत कर रहा है। और यहाँ पर कोई ऐसे नियम है ही नहीं, अलिखित संविधान है जहाँ पर उसके द्वारा कोई उसके ऊपर कोई सी भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया आपको। अब यदि हम बात करें कि अलिखित संविधान कौन कौन से देशों में व्याप्त है, तो ब्रिटेन में है। कहां पर है, ब्रिटेन में है, न्यूजीलैंड में है दोस्तों, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, आदि देशों में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखो आजकल क्या होता है कि क्वेश्चन मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जिसमें सिर्फ ब्रिटेन के बारे में पढ़ा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई अलिखित संविधान ब्रिटेन के अलावा कौन से देशों में, तो हमको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, क्योंकि हमको पता ही रहेगा तो हम बताएंगे कहाँ से। दोस्तों आपको सिर्फ देख लेना, बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, जिसमें सिर्फ आपको अलिखित संविधान के बारे में सिर्फ ब्रिटेन का नाम याद कराते हैं टीचर्स। लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो अब कंपटीशन यदि बढ़ रहा है तो कंपटीशन के हिसाब से नई नई चीजें भी पूछेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको याद होना चाहिए कि न्यूजीलैंड में भी क्या है, अलिखित संविधान है, कनाडा में भी क्या है, अलिखित संविधान है और बहुत सारे ऐसे देश है। लेकिन एक दो तो आपको याद होना चाहिए कि कनाडा के अलावा
तो यदि मान लो ये लिस्ट में आ जाता है तो आप इसको टिक कर देना, बढ़िया से आपको सही हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करें। इतना समझ में आया कि संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है? तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है कि जिसमें कानून और नियमों का क्या किया जाए, एक संगठन जिसके द्वारा देश की व्यवस्था को चलाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिखित संविधान बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो भारत, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों में क्या चलता है? संविधान चलता है। क्लियर हो पा रहा है? अब हम बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान क्या होता है? रूढ़िवादिताओं और परंपराओं पर चलने वाला एक संघर्ष होता है। संघर्ष ही बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो संघर्ष नहीं होगा तो कैसे व्यक्ति का पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरे साथ में क्या गलत हो रहा है, क्योंकि राजा क्या करता है उसके साथ में पूरा गलत कार्य करता है। तो ये कहाँ पर नियमित होता है? एक तो ब्रिटेन में है, एक न्यूजीलैंड में और एक कनाडा में। इतना क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़ने का प्रयास करें हम दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों अब हम समझते हैं कि संविधान, तो संविधान को हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा समझते हैं कि एशिया महाद्वीप में संविधान, या फिर बोल सकते हैं कि वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का आया था। ठीक है, तो हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था? तो ये फिलाडेल्फिया नामक देश का था। कहाँ का था? फिलाडेल्फिया। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये फिलाडेल्फिया नामक एक देश है जहाँ की ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको अच्छे से समझ लेना। लिखित संविधान यदि आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको 100% आता है कि भाई लिखित संविधान, तो आपको पता है कि कहाँ का है। तो लिखित संविधान कहाँ का, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई नेपाल में है, पाकिस्तान में, भारत में है, अमेरिका में है, बहुत जगह अलग अलग है, ये फिलाडेल्फिया नामक देश में। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई लिखित संविधान सबसे पहले कौन से देश में बनाया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिलाडेल्फिया नामक एक देश है, जहां पर कहाँ पर स्थित है? अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई कौन से महाद्वीप में सबसे पहला लिखित संविधान बनाया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका महाद्वीप। क्या आंसर हो जाएगा? अमेरिका महाद्वीप। अब यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की, क्योंकि हम कहाँ पर रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। दुनिया के अंदर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की यदि बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में सबसे पहले यदि संविधान की बात करें तो कहाँ पर बना था? जापान में बना था। कहाँ पर बना था? जापान में पहला संविधान। ठीक है, पहला संविधान कहाँ पर बना था दोस्तों? जापान में बना था। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहला संविधान कहाँ पर बना था? जापान में बना था। लेकिन पूरे विश्व में, समूचे विश्व में यदि हम बात करते हैं कि भाई संविधान सबसे पहले कहाँ पर बना था, तो वो बना था फिलाडेल्फिया नामक, जो कि अमेरिका महाद्वीप का एक क्या है? देश है। ठीक है, और यदि भारत में बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में जापान सबसे पहला संविधान है। ठीक है, और यदि बात करें कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान की यदि बात करें तो सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि हमारा देश, ठीक है, भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? कोई डाउट है आपको? एक बार फिर से समझ लेगा कि विश्व का यदि सबसे पहला संविधान की बात करें और वो भी कौन सा? लिखित संविधान का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलाडेल्फिया नामक। ठीक है, ये कहाँ से स्थित है? तो अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहला देश कौन सा था? जापान, जहां पर पहला संविधान बनाया गया था। और पूरे विश्व में यदि हम बात करें लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? चलो आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हम समझते हैं थोड़ा संविधान को। ठीक है, तो संविधान को समझने के लिए हमें थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में भी जाना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है इसके द्वारा ही, क्योंकि संविधान, देखो संविधान को यदि हमको समझना है तो संविधान की क्या रूपरेखा है उसका थोड़ा हम धीरे धीरे क्या करेंगे? आकलन करते चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको जानकारी जुटाने के लिए हमको सबसे पहले दोस्तों इसको समझने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में जाने का प्रयास करना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा हम इतिहास देखते हैं, इससे हमको बहुत ज़्यादा संविधान को पढ़ने में सहायता मिलेगी। हम देखते हैं राजनीति व्यवस्था को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है पहले कि कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, डबल से बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे। तो राजनीति विज्ञान क्या होता है कि राज व्यवस्था जो होती है उसे उसके बारे में जानकारियाँ निकालना, या फिर बोल सकते हैं कि उसके ऊपर एक गहन चिंतन करना ही क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। अब राजनीति विज्ञान, सीधी सी बात है कि राजनीति विज्ञान को समझने वाला भी तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बढ़िया तरीके से राजनीति विज्ञान को समझा होगा। तो राजनीति विज्ञान को समझने वाला एक व्यक्ति था सुकरात। क्या नाम था, सुकरात। सुकरात, सुकरात नामक एक व्यक्ति था, सुकरात। सुकरात नामक एक व्यक्ति था जो कि कहाँ का रहने वाला था, ग्रीक का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, ग्रीक का रहने वाला था। ग्रीक एक देश है जहाँ का रहने वाला था सुकरात। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। सुकरात नामक एक व्यक्ति था जो कहाँ का रहने वाला था, ग्रीक का रहने वाला था। ग्रीक एक यूनानी देश है जहाँ का रहने वाला था सुकरात। अब सुकरात ने क्या करा कि राजनीति पर बहुत सारा गहन चिंतन किया, और ये देखा जाए तो एक अनपढ़ व्यक्ति था, इसके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, इसने एक किताब भी नहीं पढ़ी थी, एक अनपढ़ व्यक्ति था। लेकिन ये क्या करता था, राजनेता, जैसे राजाओं ने जो भी बात करी, जो भी कर रहा था, कि जैसे वहाँ का ग्रीक का राजा था वो क्या कर रहा था, जो वहाँ की जनता थी उसके साथ में कुछ गलत कर रहा था, जिसके द्वारा इसे लग रहा था कि नहीं यार राजा जी गलत कर रहे हैं, और इसने कई बार बताने का प्रयास भी किया, लेकिन इनकी बातों को क्या करते थे सब लोग, अनपढ़ होने की वजह से सब नकार देते थे। तो इनकी जो बातें थी इनको कोई भी ध्यान नहीं देता था, अनपढ़ थे इस वजह से। लेकिन इनका एक क्या था, शिष्य था, इनका एक शिष्य था, उसका नाम था प्लेटो। इसका नाम क्या था, प्लेटो। प्लेटो नामक एक इनका शिष्य था जो कि क्या करता था, इनकी जितनी भी बातें थी उनको एक एक बात को क्या करता था, लिखने का प्रयास करता था। उसने लिख लिख कर क्या करे, इनके द्वारा जो भी जानकारियां दी गई उसको सभी उसने उसके एक पूरी किताब लिख मारी। ठीक है, और उस किताब का नाम क्या हुआ दोस्तों, द रिपब्लिक। क्या नाम हुआ उस किताब का, द रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ सीधा सा वही मैंने अभी आपको बताया कि भाई जनता क्या चाहती थी, हमको इस राजा से आज़ादी मिल जाए, लेकिन वो जनता को आज़ादी नहीं दे पा रहा था। लेकिन सुकरात ने क्या करा, उसी को सब कुछ बार बार रिवाइज करने का प्रयास किया, और राजा का बार बार उसने विरोध भी किया। और उसी विरोध को देखा जाए तो प्लेटो ने अपने क्या करा, बुक में लिखा, और इसका अर्थ क्या था, वही द रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। सीधी सी बात है, वही अर्थ होता है द रिपब्लिक का, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ किसने बताया, प्लेटो ने बताया। और प्लेटो क्या था, तो सुकरात का शिष्य था। क्या था ये, शिष्य था। ठीक है, प्लेटो। अब प्लेटो ने क्या किया कि द रिपब्लिक बुक लिखी। सबसे पहले इसकी बुक कौन सी थी, रिपब्लिक, द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक बुक थी। और इसके बाद में क्या किया कि इसने एक एकेडमी को चालू किया। ठीक है, उस एकेडमी का नाम क्या था, द एकेडमी। क्या नाम था दोस्तों, द एकेडमी। उस एकेडमी का नाम था जिसको किसने चालू किया, प्लेटो ने चालू किया, द एकेडमी। द एकेडमी को क्या चालू किया, किसने चालू किया, प्लेटो ने चालू किया। और इसके द्वारा बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, द एकेडमी के द्वारा बहुत सारे बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करी, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इनका एक शिष्य बना जिसका नाम क्या था, अरस्तु। क्या नाम था दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु को ही जैसे बोला जाता है आज के ज़माने में, वर्तमान समय में अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का क्या है, ये पितामह है, या फिर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पिता कहा जाता है। ठीक है, किससे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कौन है भाई, तो प्लेटो का शिष्य है। प्लेटो का शिष्य कौन हुआ, अरस्तु हुआ। और इसने क्या करा कि यहाँ पर देखा, एक एक चीज़ को देखा, द एकेडमी में इसने एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझा। और इसने क्या करा, अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को इतना बढ़िया तरीके से समझा कि राजनीति विज्ञान का इन्हें क्या कहने लग गए, पितामह या फिर जनक कहने लग गए। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको आंसर क्या देना है, अरस्तु देना है। क्या देना है आंसर, अरस्तु देखना है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि प्लेटो, देखो एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, सुकरात से होती है। सुकरात कहाँ का रहने वाला रहता है, ग्रीक देश का रहने वाला रहता है। ग्रीक देश का रहने वाला होता है। वहां पर होता क्या कि राजा के द्वारा बहुत सारे अन्याय किए जाते हैं जनता के ऊपर, जिसको सुकरात देखते रहता है और वो क्या करता है, विरोध भी करता है। लेकिन अनपढ़ होने की वजह से लोग इसकी बातों पर नकारा कर देते हैं, इसकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन प्लेटो इनका एक शिष्य होता है जो कि क्या करता है, इनकी एक एक बात को लिखता है इनकी बुक में। ठीक है, और उसकी बुक क्या होती है, एक समय में बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती है। उस बुक का नाम क्या होता है, द रिपब्लिक। प्लेटो के द्वारा एक बुक और लिखी गई जिसका नाम क्या था, द लॉस। क्या नाम था, द लॉ, कानूनों का संग्रह, या फिर बोल सकते हैं द लॉ। तो
तो ये इनकी दूसरी बुक थी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे कि प्लेटो के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई, तो एक का नाम क्या है द रिपब्लिक और दूसरी का नाम क्या है द लॉ। क्योंकि देखो रिपब्लिक को तो हर कोई जानता है कि प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक बुक लिखी गई है, लेकिन ये जो द लॉज है इसको बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। तो आपको इसको भी याद रखना है बढ़िया तरीके से, और द लॉज को भी क्या करना है अच्छे तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि द रिपब्लिक के अलावा प्लेटो ने कौन से बुक लिखी, तो आपको आंसर क्या हो जाना चाहिए द लॉस लिखी। क्लियर हो पा रहा है? चलो आगे बढ़ने का प्रयास करें। उनके बाद में क्या हो कि इन्होंने एक क्या करी, एक एकेडमी खोली। अब एकेडमी कहाँ पर स्थित उसका भी मैं बता देते हैं, एथेंस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एथेंस में, ठीक है। एथेंस, एथेंस एक देश है जहाँ पर ये स्थित है। एथेंस देश में क्या करी ये एकेडमी स्थित है, इसका नाम क्या है द एकेडमी। द एकेडमी से पढ़कर कौन गया? अरस्तु गया, और अरस्तु को क्या कहा गया? राजनीति विज्ञान का पितामह या फिर जनक कहा गया। अब अरस्तु के द्वारा भी कोई सी बुक तो लिखी गई होगी, तो जो अरस्तु था, अरस्तु को हम क्या कहते थे? राजनीति विज्ञान का जनक कहते थे, ठीक है। अब अरस्तु के द्वारा भी क्या हुआ कि एक बुक लिखी गई, जिस बुक का नाम क्या था? द पॉलिटिक्स नाम था। क्या नाम था दोस्तों? द पॉलिटिक्स, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम था। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि पूरी राजनीति को इस बुक में समाहित कर दिया। एक एक राजनीति के बारे में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, यदि आप अच्छे नेता बनना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो आप इसकी बुक को पढ़िए। किसकी बुक को? अरस्तु की बुक को पढ़िए, ठीक है। द पॉलिटिक्स, इसमें आपको एक एक कहाँ पर कमजोरियां हैं, कहाँ पर विशेषताएं हैं, कहाँ पर आप ज़्यादा जोर डाल सकते हैं जिसके द्वारा आपको जनता पसंद करे, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ क्लियर हो पा रही। क्योंकि इसने क्या किया था? सुकरात को पढ़ा, सुकरात को किसने पढ़ा? प्लेटो ने पढ़ा। प्लेटो को किसने पढ़ा? अरस्तु ने पढ़ा। और सुकरात ने क्या किया था? ये सुकरात की जो बातें थी उसको किसने लिखा? प्लेटो ने लिखा। क्योंकि राजनीति के सबसे बड़ा यदि जानकारी की बात की जाए तो सबसे पहले जनक तो हम इसको सुकरात को ही बोल सकते हैं, लेकिन सुकरात क्या था? उसने तो कोई बुक लिखी थी, उसने सिर्फ क्या किया था? एक गहन चिंतन किया था, और उस गहन चिंतन को क्या किया? प्लेटो ने उसकी पूरी बुक में उतार लिया था, ठीक है। लेकिन हम फिर भी बात करें तो अरस्तु को बोला जाता है, क्योंकि अरस्तु ने क्या किया कि इन दोनों की बातों को पूरी तरीके से एक बुक में ढालने का प्रयास किया। उस बुक का नाम क्या था? द पॉलिटिक्स। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? अरस्तु ने ऐसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी है, लेकिन द पॉलिटिक्स जो है बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो प्रचलित हुई, ठीक है। पूरे विश्व में प्रचलित हुई द पॉलिटिक्स, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई अरस्तु का भी तो कोई शिष्य हुआ होगा, ठीक है। तो अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर महान। कौन शिष्य था भैया? सिकंदर महान। सिकंदर महान एक बहुत अच्छा राजा हुआ, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो सिकंदर महान ने, सीधी सी बात है कि अरस्तु के द्वारा जो भी बातें कही गई उनको अच्छे से उसने फोकस किया होगा, इसलिए सिकंदर महान को एक अच्छा शासक माना गया, ठीक है। तो सिकंदर महान एक अच्छा शासक था, और एक किसका शिष्य था? तो इसका शिष्य किसका था? अरस्तु को शिष्य था। आप कभी कभी क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि प्लेटो का शिष्य कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? तो बुक कौन सी लिखी गई? द पॉलिटिक्स, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो द रिपब्लिक, और दूसरी बुक द लॉस। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सुकरात का शिष्य कौन है, तो सुकरात का शिष्य कौन हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि द एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एथेंस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एथेंस में स्थित है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई सिकंदर महान किसका शिष्य था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। ये बात आपको पूरी क्लियर हो पा रही दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? आगे बात करें हम, चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा भारतीय राजनीति, या फिर बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। देखो मैंने आपको इसलिए राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा कि ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई राजनीति है क्या, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई भारत में राजनीति इस प्रकार से हुई, ठीक है। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं संविधान को, ठीक है, कि संविधान की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई संविधान है तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैं बात करता हूँ मेरी खुद की, भाई मुझे खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे भूख लगी, मुझे लगा कि इसके अलावा मेरा कोई उपाय नहीं है, यदि मैं नहीं खाना खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा कभी ना कभी। तो ऐसे कैसे संविधान की जरूरत भी इसीलिए पड़ी भारत देश को, कि भारत के अंदर क्या हुआ था। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले भारत के अंदर कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। विदेशी जो लोग थे उनके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल के लोग आए थे। कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगाल के लोग आए थे, ठीक है। उसके बाद में कौन आए? डच आए। उसके बाद में कौन आए? डच आए। और उसके बाद में फिर कौन आए? ब्रिटिश आए। ब्रिटिश हमारे देश में आ गए थे, ठीक है। अब ब्रिटिश हमारे देश में आ गए। अब सबसे पहले बात ये आती है कि पुर्तगाल, ठीक है, और ये डच और ये ब्रिटिश हमारे देश में आते क्यों थे, आए क्यों, इसका सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन आता है। हमारे आपके मन में भी एक सवाल उठता है, मेरे मन में भी सवाल उठता है कि भाई ये ब्रिटिश, डच और ये पुर्तगाल लोग हमारे देश में आए क्यों,
इनको इससे क्या जरूरत पड़ी कि हमारे देश में आने का, क्योंकि ये तो हमारे देश अच्छे देश है, तो इनको जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों। यदि हम बात करें कि भारत के अंदर पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश को आने की जरूरत इसलिए पड़ी, तो मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि भाई इन देशों में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मांस खाया जाता है, ठीक है, या फिर मीट खाई जाती है। अब मीट खाने, तो मीट में स्वाद आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है? काली मिर्च वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सीधी सी बात है। गरम मसाले की ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? गरम मसाले की। तो ये क्या करने आए थे? वही गरम मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। क्या करने के लिए आए थे? ये गरम मसाले का व्यापार कर, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा मीट खाया जाता था, बहुत अहायत मात्रा में मीट खाया जाता था, ठीक है। क्योंकि देखो आदि मानव, आप जानते हैं कि आदि मानव को पता ही नहीं था कि भाई खाने की वस्तुएं क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने कच्चा मांस खाना प्रारंभ किया था। अब कच्चे मांस को डायरेक्ट तो फीका खा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको पता चलने लगा, जब वो इंसान बने अच्छे से, उनको पता चलने लगा भाई स्वाद भी कुछ चीज़ होती है, स्वाद भी कोई चीज़ होती है। तो सीधी सी बात है, गरम मसाले की भी उनको ज़रूरत पड़ने लगी। इन लोगों ने बताया कि भारतीय लोगों को इन लोगों ने बताया कि गरम मसाला भी होता है जिसके द्वारा स्वाद और बढ़ जाता है। तो ये क्या करने आए थे? सबसे पहले भारत में गरम मसालों को ढूंढने आए थे, और इनसे पहले भी कोई आ गया था। जैसे ये पुर्तगाली की यदि बात करें तो पुर्तगाली कौन? तो वास्को डिगामा और ये आए थे, कोलंबस वगैरह सबसे पहले, ठीक है। और इन्होंने पूरे विश्व में इन्होंने क्या करा, ये चल पड़े थे और पूरे विश्व में अलग अलग देशों के क्या करने लगे, ये खोज करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो आए थे। अब हम बात करें, हमको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें जानना है ब्रिटिश के बारे में, ठीक है। ये ब्रिटिश शासन क्या है, इसके बारे में यदि हमको जानकारी है तो फिर हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हमने समझा कि भारतीय, ठीक है, तो ये ब्रिटिश आए हमारे देश में, है ना। अब हम चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, ठीक है। अब हम इसके बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जब शुरू में आपको पढ़ाया मैंने, शुरुआत में लेक्चर की शुरुआत में पढ़ाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कानूनों और क्या है, इसमें क्या चलते हैं? कानून चलते हैं, ठीक है। ये लॉस चलते हैं, ठीक है, लॉस, या फिर बोल सकते हैं रूल्स, ठीक है, रूल्स चलते हैं। अब ये लॉस और रूल्स चलते हैं, ठीक है। तो ये लॉस और रूल को हमने किस में लिखा है? तो संविधान के अंतर्गत लिखा है। किसके अंतर्गत लिखा है? संविधान के अंतर्गत लिखा है, ठीक है। तो इस संविधान को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई संविधान के मूल ढांचा, ठीक है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, तो इसको संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई कब से इसकी आवाज़ उठने लगी कि भाई हमको संविधान चाहिए, भारतीय संविधान चाहिए। क्योंकि देखो देश में देखा जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था, ये ब्रिटिश लोग आए थे। ब्रिटिश लोग कब आए थे? 1600 ईस्वी में देखा जाए तो सबसे पहले ये आए थे, है ना। 1600 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी थी भारत के अंदर, और भारत के अंदर शुरुआत करी तो एक चार्टर, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। एलिजाबेथ जो प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर पारित किया गया था, जिसमें 15 वर्ष के लिए, सिर्फ मात्र 15 वर्ष के लिए भारत के अंदर राज करने का हक था। किनको? ब्रिटिश लोगों को, कि 15 वर्ष तक ये भारत के अंदर राज कर सकते हैं। एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में एक चार्टर पारित किया था। कब किया था? 1600 ईस्वी में एक चार्टर पारित किया था, जिसके द्वारा 15 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, ब्रिटिश जो लोग थे वो राज कर सकते थे, ठीक है। और इसके द्वारा ये जरूरी भी था, क्योंकि यदि बात की जाए, और ये एलिजाबेथ प्रथम जो 15 वर्ष का, एक बात करें कि 15 वर्ष का जो नियम पारित किया था वो किसने पारित किया था? 15 वर्ष का जो नियम पारित किया था दोस्तों, देखो सबसे पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था लॉज एंड रूल्स के बारे में जानकारी देता है। अभी लॉज एंड रूल्स तो इनको लिखा किस में गया? तो संविधान में लिखा गया है, ठीक है। अब हम समझते थोड़ा पुराने वर्ग के, संविधान की जरूरत पड़ी, तो संविधान की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों हमें, ठीक है। तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि 1600 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आती है। अब व्यापार करने के लिए आती है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एलिजाबेथ प्रथम जो है, इसने 15 वर्ष के लिए एक चार्टर पारित किया कि 15 वर्ष तक लगातार कोई भी व्यक्ति यहाँ पर व्यापार कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के द्वारा एक नया नियम पारित किया गया था, जिसमें 15 वर्ष तक के आपको व्यापार करने की आवश्यकता, मतलब आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या हो कि यहाँ पर दूसरा एक राजा बन गया, जेम्स बन गया, ठीक है। यहाँ पर नया एक राजा बन गया, जेम्स प्रथम एक राजा बन गया, ठीक है। जेम्स प्रथम एक राजा बन गया। कब बना? सन 1609 में बना। कब बना दोस्तों? सन 1609 में बना। अब सन 1609 में ये बना, तो इसने क्या किया कि यहाँ पर 15 वर्ष के लिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया कि आजीवन, अब जब तक चाहे तब तक भारत में राज्य व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा धीरे धीरे ये व्यापार करने लगे। व्यापार करने के बाद में इन्होंने धीरे से क्या किया, 1765 में
बंगाल, उड़ीसा और जो बिहार थी, इनकी दीवानियों पर धीरे धीरे कब्जा किया। और ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे क्या कर लिया, पूरे भारत के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, सबसे पहले यदि शुरुआत की बात की जाए तो 1765 में इन्होंने सबसे पहले बिहार, उड़ीसा और जो हमारा मद्रास है वहाँ के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी क्षेत्र थे उनमें इन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, और उसी के द्वारा यदि बात की जाए तो भारतीय शासकों का धीरे धीरे पतन चालू हो गया, क्योंकि हमारे देश में आज भी हम देखते हैं कि एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में जब आज काट रहे तो उस समय भी काटा होगा। वो राजा नहीं चाहता था कि वो वाला राजा रहे, वो वाला राजा नहीं चाहता था वो वाला राजा रहे, और इसी का क्या किया उन्होंने, शासन किया। ठीक है, और शासन 200 वर्ष, लगभग 200 वर्षों तक लगातार शासन किया दोस्तों। क्योंकि देखो हमारे देश में आज भी वही नीति और पुराने समय में भी वही नीति थी कि उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फायदा किसका है, फूट डालो और शासन करो। उन्होंने क्या किया कि राजाओं को लड़वाया और दोनों को लड़वाने के बाद में उन्होंने क्या कर लिया, खुद के उनके राज्यों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो लगातार ऐसे ही उन्होंने करते 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 पूरे देश के अंदर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद में देखा जाए तो ऐसा नहीं कि 8-10 वर्ष की, 50 वर्ष की, 60 वर्ष, लगातार दोस्तों उन्होंने लगभग 190 साल तक राज किया देश के अंदर। बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा हो कि देखो धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यार कुछ तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं ये अंग्रेज लोग। ठीक है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि देखो बुराई का अंत होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ठीक है, तो बुराई क्या हुई कि बुराई देखा जाए तो वो क्या करते थे कि हमारी महिलाओं के साथ भी गलत व्यवहार करने लगे, हमारी ज़मीनों पर भी राज्य करने लगे, और हमारी ज़मीन का ही पैसा हमको सही तरीके से देने का प्रयास नहीं करते थे। तो हमने क्या किया कि लोगों का दिमाग खराब हुआ। ठीक है, क्योंकि भारतीय लोग तो आपको पता है कि ज़्यादा दिन किसी चीज़ को सहने का प्रयास नहीं करते। अभी देखा जाए तो हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बिगड़ती जा रही है, तो उसमें भी लोगों को क्या लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लोग ट्वीट किए जाते हैं और देखा जाए तो अपनी अलग अलग भावनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान, मैंने आपको बता भी दिया कि संविधान भारत के अंदर कहाँ पर कैसे कब्जा किया ब्रिटिश लोगों ने, और अब हमको संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो संविधान की जरूरत अब पड़ी तो इसके बारे में अलग अलग आपको बता देता हूँ। बहुत सारे चार्टर्स आए थे दोस्तों, तो उन चार्टर्स की मैं थोड़ी आपको मोटी मोटी डेट याद दिला देता हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1895 में, 1895 में सबसे पहले एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1865 में स्वराज पत्रिका के नाम से एक संविधान की मांग उठी। ठीक है, स्वराज पत्रिका के द्वारा संविधान की मांग उठी। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करें तो 1773 में भी सबसे पहले यदि बात करें दोस्तों, संविधान की मांग कहाँ से उठना प्रारंभ हुई उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने ऐसे क्या नियम लागू करे जिसके वजह से हमारे देश में अलग अलग व्यवस्था को चलने का, मतलब कोई भी व्यवस्था को सही तरीके से चलने नहीं दिया, और इन्होंने क्या किया कि अपनी व्यवस्थाओं को लागू कर दिया। ठीक है, अपनी व्यवस्था को कैसे लागू किया उनको हम समझने का प्रयास। इन्होंने क्या करा, अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलग अलग चार्टरों का, अधिनियमों को क्या करा, पारित किया। सबसे पहले तो 1773 में अधिनियम को एक चार्टर लाया, उसके बाद में 1781 में एक चार्टर लाया, उसके बाद में 1784 में एक चार्टर लाया, उसके बाद में 1833 में एक चार्टर लाए, उसके बाद में 1853 में एक चार्टर लाए। ऐसे लगातार ये चार्टर लाते गए। उसके बाद में 1909 में भी एक चार्टर लाया। ठीक है, 1909 में एक चार्टर लाया, उसके बाद में 1926 में एक चार्टर लाया, उसके बाद में 1935 में एक चार्टर लाया। ठीक है दोस्तों, और ऐसे फिर लास्ट में 1946 में एक चार्टर लाया। ऐसे बहुत सारे लगातार ये चार्टर लाते गए, जिसके द्वारा क्या हुआ, देश के अंदर इनका राज्य धीरे धीरे पसारने लगा। और इन्हीं को हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको इतना समझ में आया कि भाई सबसे पहले भारत में कौन आए, पुर्तगाल आए, डच आए, उसके बाद में ब्रिटिश लोग आए, उसके बाद में क्या हुआ, भारतीय ऐसे लोग धीरे धीरे आते चले गए। ठीक है, इसके बारे में बता दिया कि ब्रिटिश लोग कैसे भारत के अंदर कब्जा किया उन्होंने। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में वो आए थे हमारे देश के अंदर। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा क्या हुआ था, 15 वर्ष का उनको मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नामक एक संस्था थी, जिसके द्वारा 15 वर्ष का व्यापार करने का उनको अधिकार था। लेकिन क्या हुआ कि जेम्स प्रथम एक दूसरा राजा बना, और उसने क्या किया, 1609 में एक नया राजा बना जेम्स प्रथम, और उसने क्या किया कि आजीवन काल तक आप भारत के अंदर राज कर सकते हो, ऐसा उन्होंने एक नियम पारित कर दिया। अब वो नियम के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके पैर पसारने लग गए, इन्होंने फूट डाला हमारे राजाओं के बीच में, और धीरे धीरे शासन करने लग गए, और लगातार 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, और अलग अलग
अलग चार्टर भी लगाते गए। 1773 का चार्टर, 1781 का चार्टर, 1784 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर, 1909 का चार्टर, 1926 का चार्टर, 1935 का चार्टर और 1946, ऐसे अलग अलग बहुत सारे अधिनियम लाए भारत के अंदर, और जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया, इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसको अच्छे से मजबूत कर लिया। और मजबूत करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि देश को ऐसे ही इन्होंने हमारे पूरे देश को तोड़ दिया और इन्होंने खुद शासन करने लग गए। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे संविधान की मांग भी होने लगी और भारतीय राज्य व्यवस्था, लॉज और रूल्स और संविधान बना। ठीक है, अब संविधान की रूपरेखा और इसके बारे में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए और कौन कौन से ऐसे मिशन पारित हुए, उनको हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको यदि वीडियो समझ में आया दोस्तों और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार मैं ऐसे आपको वीडियो डालते रहूँगा और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप मेरे साथ में पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आपको मैं इतना मजबूत कर लूँगा कि कोई सी भी एग्जाम आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी नंबर कटने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जो ये कंटेंट दिया है दोस्तों, ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लेना, मैंने आपको बहुत खुद के कंटेंट देने का प्रयास किया। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलाप जुलाप भी हो रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, सभी के पढ़ाने के तरीके होते हैं, और दूसरी बात देखो, सभी के पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं और सब अच्छे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर कोई भी खराब नहीं पढ़ाता है। लेकिन देखो होता क्या कि बच्चे को समझ में आए, वो बच्चा निर्भर करता है कि उसके लायक टीचर होना चाहिए, उसको कैसी भाषा में समझ में आ रहा है वो टीचर उसको बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो पा रहा है? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा दोस्तों कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है। ठीक है, उस हिसाब से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, हमारी आवाज़ ठीक से आ रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका, हम स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, धीरे तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ें मायने करती है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज सही है, और लैंग्वेज से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने का समझ में तरीका समझ में आ रहा है क्या, एक एक चीज़ क्लियर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में आपकी जो भी समस्या है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो सभी दोस्तों से यही मेरा आग्रह है कि आप जय हिंद इंडियन चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करें और लगातार सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर वालों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मास्क लगाइए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए, घर पर रहना, स्वस्थ रहना। यूट्यूब के द्वारा लगातार मैं क्लासेस आपको देने का प्रयास करूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है।